हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनडीपीएस एक्ट 1985 का ये एक्ट है। हमें चैप्टर 5A स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने क्लॉज जी तक पढ़ लिया था 68 के। अब क्लॉज एच से स्टार्ट करना है, सेक्शन 68 क्लॉज एच। तो 68H ही बोल सकते, क्लॉज नहीं, 68H। तो इसमें है कि नोटिस ऑफ फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर इफ हैविंग रिगार्ड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को देखते हुए ये लगता है हेल्ड बाय, मतलब किसी पर्सन के पास जो है जिसके ऊपर ये चैप्टर अप्लाई हो रहा है, या तो उसने खुद रखी हुई है किसी पर्सन के पास रखवाई हुई है अपने बिहाफ पे, और हिज नोन सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग्स एसेट्स जो हैं, या फिर अदर इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियल हैं अवेलेबल हैं टू इट एज द रिजल्ट और अ रिपोर्ट फ्रॉम ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन। या तो मतलब जो भी सोर्सेज हैं उसके इनकम के, अर्निंग एसेट्स वगैरह, या फिर अदर इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल हैं जिसके कारण यहाँ पे रिजल्ट ऑफ मेकिंग एन ऑफिसर, जिसके कारण मतलब यहाँ पे रिजल्ट है किसी की रिपोर्ट आ रही है जो ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अंडर सेक्शन 68E और अदरवाइज। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है, तो वो रीजन फॉर सच बिलीफ टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो राइटिंग में रिकॉर्ड करके दैट ऑल और एनी ऑफ द सच प्रॉपर्टी आर इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, की जो ऑल प्रॉपर्टीज हैं या कुछ प्रॉपर्टीज है वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो नोटिस सर्व कर सकता है उस पर्सन को। और उसको क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ से आगे से जब भी हम उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम पर्सन अफेक्टेड बोलेंगे, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये ऑर्डर हुआ है कि उसकी प्रॉपर्टी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो उसको हमने नोटिस सर्व किया, तो उसको आगे जाके हम क्या बोलेंगे, पर्सन अफेक्टेड। और उसको हम देंगे कॉलिंग हिम विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। एक मिनट, हाँ। तो उसके 30 डेज के अंदर उसको जो इंडिकेट, मतलब जो उसको 30 डेज फ्रॉम द स्पेसिफाइड इन द नोटिस, मतलब जिस भी दिन उस नोटिस को भेजा उसके 30 डेज जो स्पेसिफाई किए गए हैं उससे वो मांगेंगे, मतलब उससे वो पूछेंगे कि इंडिकेट करिए कि क्या सोर्सेज है आपके इनकम के, अर्निंग के, एसेट्स के, आउट ऑफ विच, मतलब जिसके द्वारा, मतलब जिसके थ्रू या फिर बाय विच उसने ये प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर्ड की, मतलब किस किस तरीके से उसने ये प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर्ड की है। ये 30 डेज का उसको टाइम देंगे। 30 डेज में अपना अगर चाहेगा तो सोर्सेज ऑफ इनकम, अर्निंग और एसेट्स बता पाएगा कि कैसे उसके पास आए हैं। ऑन विच ही रिलाइज, जिसके ऊपर वो रिलाई करता है, और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर, जिससे वो शो कर सकता है कि क्यों उसकी प्रॉपर्टी जो है, वो सारी प्रॉपर्टी या कुछ प्रॉपर्टी जो है एज अ केस में शुड नॉट बी डिक्लेयर टू बी इलीगली एक्वायर्ड, उसकी प्रॉपर्टी क्यों इलीगली एक्वायर्ड जो की गई है वो ऐसा ना माना जाए, और प्रॉपर्टीज फॉरफिट क्यों नहीं किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चैप्टर में। फिर उसके बाद लिखा हुआ वेयर आर नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 टू एनी पर्सन स्पेसिफाइज एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड on behalf of such person any other person, a copy of notice shall be served upon such other person। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पर्सन को नोटिस दिया हुआ है सबसेक्शन 1 में, तो जो पर्सन स्पेसिफाई करता है कोई प्रॉपर्टी जो किसके पास है, being held by being held on behalf of such person or by any other person, a copy of notice shall be served upon such other person। तो बस सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर ये नोटिस किसी को दिया जा रहा है सबसेक्शन 1 में, और जो प्रॉपर्टी है वो किसी अदर पर्सन के पास है किसी के बिहाफ में, तो जो कॉपी है नोटिस की वो अदर पर्सन को भी दे दी जाएगी। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस फॉर फॉरफीचर शैल बी सर्व्ड अपॉन अ पर्सन referred to in clause double C of subsection 2 of section 68A, or relative of a person to that to in that clause, or associate of a person referred to in that clause, or holder of property which was at the time of previously held by person referred to in that clause। कि वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रीवियसली अगर किसी पर्सन के द्वारा हेल्ड की गई थी और उसको फॉरफीचर होना है, उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया अब, तो जो पर्सन को ट्रांसफर की गई है उसको यहाँ पे क्लॉज डबल सी वगैरह में उसके हो या उसके रिलेटिव वगैरह को नोटिस देना जरूरी नहीं है।
फिर उसके बाद लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स। डाउट्स को रिमूव करने के लिए ये है कि इट इज हियरबाय डिक्लेयर दैट इन केस द वेयर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 जे आर एप्लीकेबल, जहाँ पे भी प्रोविजन 68 जे के एप्लीकेबल हैं, वहाँ पे कोई भी जो नोटिस दिया गया है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा, केवल इस ग्राउंड पे कि वो फेल हो गए यहाँ पे मेंशन करने के लिए एविडेंस वगैरह जिसके ऊपर वो रिलाई करते हैं, और वो फेल्स नहीं कर पाए, मतलब डायरेक्टली वो फेल हो गए एस्टेब्लिश करने में डायरेक्ट नेक्सस, मतलब जो लेना देना है, मतलब जो मेल मेल जोल है वो यहाँ पे नहीं बता पाए करेक्टली। फेल्स को एस्टेब्लिश करने में डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द प्रॉपर्टी सॉट टू बी फोरफिटेड एंड द एक्टिविटी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि वो एक तरीके से बताने में फेल हुए कि क्या प्रॉपर्टी है जो फॉरफिट करी जानी है और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है सर का, सही तरीके से नहीं बता पा रहे तो भी इनवैलिड नहीं होगा। उसके बाद है सेक्शन 68 आई। तो 68 आई बात करता है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। तो जब भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने अगर कंसीडर या एप्लीकेशन अगर किसी ने यहाँ पे दिया है तो को नोटिस दिया हुआ है उसके द्वारा अंडर क्लॉज, तो को नोटिस अंडर जो क्लॉज सॉरी सेक्शन 68 एच में दिया गया था, मटेरियल जो भी अवेलेबल है उनके पास, और अफेक्टेड पर्सन को उन्होंने यहाँ पे एक नोटिस भी दिया और अदर पर्सन को भी दिया है उसके बिहाफ में, और उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जब एक सुन लिया उसका, फिर ऑर्डर वो दे सकते हैं। बाय ऑर्डर वो कर सकते हैं रिकॉर्ड अपनी जो भी उनकी फाइंडिंग है, वेदर ऑन और ऑल प्रॉपर्टीज, या तो किसी एक प्रॉपर्टी के लिए ऑल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इन क्वेश्चन आर इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अगर कभी भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होता। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि इफ अ पर्सन अफेक्टेड, अब कोई पर्सन अफेक्ट हुआ है एंड इन केस वेयर द पर्सन अफेक्टेड होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। अब कोई पर्सन जो अफेक्ट हुआ है या फिर कोई पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है और उसको नोटिस दिया गया, और जो अदर पर्सन जिसको और भी नोटिस दिया गया है जिसके पास भी प्रॉपर्टी हो सकती है, डज नॉट अपीयर बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब वो पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास नहीं आ रहे हैं, ना ही वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना ही वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिफोर इट विद इन 30 डेज जो कि स्पेसिफाई किए गए थे शो कोज नोटिस में। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, वो अपनी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करके सब सेक्शन में एक्सपार्ट और पास कर देगी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो भी अवेलेबल है उनके पास, उसके अकॉर्डिंग। अब लिखा हुआ है वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड, जब भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई हुए कि सम ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर टू इन द शो कॉज नोटिस आर इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, की कोई भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही कि स्पेसिफिकली कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, देन इट शैल बी लॉफुल। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए लॉफुल होगा कि वो स्पेसिफाई करेगी द प्रॉपर्टी विच इज द बेस्ट ऑफ इट जजमेंट, जो भी उनको सबसे अच्छा लगता है अपने जजमेंट के हिसाब से कि ये प्रॉपर्टी हो सकती है कि ये लीगली एक्वायर की है, तो उसको वो डिक्लेयर कर देंगे इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज एंड रिकॉर्ड्स फाइंडिंग अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली वो अपनी फाइंडिंग्स लिख देंगी सबसेक्शन 1 में। अब उसके बाद लिखा हुआ है वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिकॉर्ड्स ऑफ फाइंडिंग, जब भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फाइंडिंग को रिकॉर्ड की गई इस सेक्शन में इफेक्ट में कि जो प्रॉपर्टी है वो लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो उसको डिक्लेयर कर देंगे कि जो सच प्रॉपर्टी है शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो कि इसके सब्जेक्ट इस चैप्टर के प्रोविजंस को याद मतलब ध्यान में रखते हुए फोरफिट कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फ्री कर देंगे सारे एनकम्बरेंसेस, मतलब कुछ भी तरीके का चार्ज, किसी भी तरीके का भार नहीं होगा। मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर फाइंडिंग्स में अपने देखती है तो जो प्रॉपर्टी है उसको वो डिक्लेयर कर सकती है कि इलीगल वेकार्ड प्रॉपर्टी है, उसको डिक्लेयर कर देगी कि जो जो प्रॉपर्टी है वो फोरफिट हो रही है इस प्रोविजन इस चैप्टर के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फ्री ऑफ एनकम्बरेंस हो रही है, मतलब किसी भी तरीके का भार, किसी भी तरीके का चार्ज इसमें नहीं रहेगा। फिर इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब इसमें प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है कि कोई भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है किसी एनी पर्सन की जिसको रेफर किया गया है क्लॉज डबल सी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 68 ए में, और रिलेटिव है उस पर्सन का जो कि रेफर किया गया है क्लॉज में और एसोसिएट में ऑफ अ पर्सन रेफर जो कि किए गए क्लॉज और होल्डर में एनी प्रॉपर्टी के विच वाज इन टाइम प्रीवियसली हेल्ड बाय पर्सन, जो भी अगर प्रीवियसली हेल्ड किया गया था किसी पर्सन के द्वारा तो वो रेफर कर सकते हैं क्लॉज स्टैंड फॉरफिट कर दिया जाए।
तो प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की इलीगल प्रॉपर्टी जो किसी पर्सन को रेफर किया गया है क्लॉज डबल सी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 68 ए में, और जो भी इसके रिलेटिव वगैरह हैं, एसोसिएट वगैरह हैं, और जो भी उनके उनके पास इस क्लॉज में होल्डर वगैरह हैं किसी प्रॉपर्टी के, जो कि प्रीवियसली उनके पास थी प्रॉपर्टी जिसको रेफर किया गया है, वो स्टैंड फॉरफिटेड। तो यहाँ पे क्लॉज डबल सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 68 ए में कोई भी प्रॉपर्टी फॉरफिट नहीं होगी, यहाँ पे नो लिखा हुआ है ना इसलिए। अब लिखा हुआ है कि सबसेक्शन 4 में कि वेयर एनी शेयर्स इन अ कंपनी स्टैंड टू बी फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब भी कोई शेयर्स वगैरह हैं जो कि फॉरफिट होना है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चैप्टर में, तो कंपनी शैल नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट। तो कंपनी जो है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है 1956 में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में, तो फोरफिट कर देंगे रजिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ ट्रांसफरी ऑफ सच शेयर्स। तो मतलब जब भी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे फोरफिट होना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब सपोज करें कि वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, शेयर है कंपनी के, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी से 1956 में क्या लिखा हुआ है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में क्या लिखा हुआ है, जो भी वो शेयर्स थे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफरी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी उस शेयर्स का ट्रांसफर ही हो जाएगा, मतलब जो शेयर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे रजिस्टर हो जाएंगे एक तरीके से, ये बात है। उसके बाद है सेक्शन 68 जे। 68 जे बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो कोई प्रोसीडिंग इस चैप्टर में चल रही है तो बर्डन ऑफ प्रूविंग की जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफाई की गई है, इस नोटिस में सर्व की गई है, जो कि सेक्शन 68 एच में, वो नॉट इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, किसके ऊपर होगा, तो ये पर्सन अफेक्टेड के ऊपर होगा। मतलब जैसे किसी पर्सन के अगर ऊपर कार्यवाही शुरू हो गई कि उसने ये पर्सन ने ये इलीगली एक्वायर करी है ये प्रॉपर्टी, तो उसने ये इलीगली एक्वायर प्रॉपर्टी नहीं की है, ये भी उसी को प्रूव करना पड़ेगा, जिस पर्सन के अगेंस्ट ये केस वगैरह चल रहा है या जिस पर्सन के अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है। उसके बाद है सेक्शन 68 क्या बात करता है, फाइन इन ल्यू ऑफ फॉरफीचर। तो जब भी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उसने डिक्लेरेशन किया कि कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको फॉरफिट किया जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर क्लॉज 68 आई में, और वेयर द सोर्स ऑफ ओनली पार्ट इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज नॉट प्रूव्ड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो भी सोर्स है इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का वो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, तो वो एक यहाँ पे ऑर्डर करेगा, ऑप्शन देगा यहाँ पे अफेक्टेड पर्सन को कि फोरफीचर की जगह इक्वल मार्केट वैल्यू अगर देना चाहे तो उस पार्ट का, तो वो दे सकता है। और जब भी यहाँ पे कोई ऑर्डर इम्पोज किया जा रहा है, यहाँ पे इम्पोजिंग फाइन का जो भी सबसेक्शन 1 में, मतलब बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर जो कि इम्पोजिंग अ फाइन है अंडर सबसेक्शन 1 में, तो जो पर्सन अफेक्टेड है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 है कि वेयर अ पर्सन अफेक्टेड। अब अगर जो पर्सन अफेक्टेड है उसने पेश कर दिया फाइन जो कि ड्यू है सबसेक्शन 1 में, तो वो विद इन सच टाइम में अलाउ इन देट बिहाफ, तो जो भी टाइम उसको अलाउ किया गया इस बिहाफ में, कंपिटेंट अथॉरिटी में बाय ऑर्डर, कंपिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर देके रिवोक कर सकती है डिक्लेरेशन ऑफ फुल फीचर जो भी है अंडर सेक्शन 68 आई में, देयर अपॉन, और जो भी है प्रॉपर्टी शैल स्टैंड्स बी रिलीज। तो ये जो पर्सन है अफेक्टेड उसने अगर फाइन वगैरह पे कर दिया सबसेक्शन 1 में, और जो भी टाइम उसको अलाउ किया गया था उस टाइम पीरियड में उसने कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या है कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो अपने यहाँ पे एक ऑर्डर कर देगी, रिवोक कर लेगी सारे जो भी है डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर जो कि 68 आई में की गई थी, और जो प्रॉपर्टी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 68 एल में है प्रोसीजर इन रिलेशन टू सर्टेन ट्रस्ट प्रॉपर्टीज। अब ट्रस्ट प्रॉपर्टीज के बारे में क्या होगा, तो अगर इन केस एनी पर्सन रिफर्ड टू इन क्लॉज 4, सॉरी क्लॉज 6 और क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 68 बी। अब कोई पर्सन है जिसने यहाँ पे सब क्लॉज 6 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 68 बी में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, मतलब उसने इस पर्सन को रेफर किया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल हुई थी, उनके पास रीजन टू बिलीव था कि कोई भी मतलब रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग में कि जो प्रॉपर्टी है वो इनके द्वारा इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इट में सर्व अ नोटिस अपॉन द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। तो वो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट को यहाँ पे एक नोटिस वगैरह सर्व कर सकते हैं एज द केस में भी, और जो भी या तो कॉन्ट्रीब्यूटर था उस एसेट्स का, आउट ऑफ और बाय मीन्स ऑफ विच सच प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, कि जिसने भी एसेट्स वगैरह कंट्रीब्यूट किया था जिसके थ्रू प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया,
जो भी ट्रस्ट के ट्रस्टीज वगैरह हैं, कि ट्रस्ट में कैसे प्रॉपर्टी एक्वायर की गई, ट्रस्टीज के द्वारा वो प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर की गई। और वो उनको भी यहाँ पे कॉलिंग करेंगे, मतलब उनको भी बुलाएंगे यहाँ पे, 30 डेज का टाइम देंगे जैसे नॉर्मली देते हैं, वो ऊपर पढ़ के आए हैं नोटिस में, कि वो एक्सप्लेन करें कि उनके पास ये सोर्स वगैरह ऑफ मनी, अदर एसेट्स वगैरह कहाँ से उनके पास आए हैं, और कोई भी मीन्स जिसके थ्रू उनके पास वो प्रॉपर्टी आई है, एज द केस में भी। और सोर्स ऑफ मनी या फिर अदर एसेट्स जो है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं ट्रस्ट में, और एक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी है जो भी दे आर अपॉन, और सच नोटिस शैल डीम टू बी अ नोटिस सर्व्ड अप अंडर सेक्शन 68H। और जो भी नोटिस यहाँ पे दिया गया है उसका ऐसा माना जाएगा कि जैसे कि वो नोटिस सेक्शन 68H में सर्व किया गया है, और जो अदर प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली अप्लाई हो जाएंगे। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, तो इस सेक्शन के हिसाब से इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उसमें होता है कोई भी एनी प्रॉपर्टी जो कि है कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय द ऑथर, की जो भी ऑथर ने हेल्ड की गई, मतलब ऑथर के द्वारा हेल्ड की गई, ऑथर होता है ना ट्रस्ट का, ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट में पढ़ते हैं कि ऑथर होता है ट्रस्ट का। तो प्रॉपर्टी अगर किसी ने भी कंटिन्यू हेल्ड की गई है ऑथर ऑफ ट्रस्ट के द्वारा, मतलब जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट के द्वारा, और द कंट्रीब्यूटर ऑफ सच प्रॉपर्टी टू ट्रस्ट वुड हैव बीन इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और उसको हम यहाँ पे इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानते हैं, जो भी उसने कंट्रीब्यूटर जो भी है प्रॉपर्टी का, उसको हम मानेंगे कि उसने इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया है, इन रिलेशन टू सच ऑथर और कंट्रीब्यूटर और ऑथर को हम यहाँ पे ऐसा मान लेंगे। फिर जो भी है एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ट्रस्ट, जब भी कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्वायर की गई ट्रस्ट के द्वारा आउट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एनी पर्सन, हो जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह यहाँ पे किसी पर्सन ने की गई है, विच वुड बीन इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू सच पर्सन, उस पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, एट सच पर्सन एक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी आउट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन, और उसने कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह करके उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है। फिर सेक्शन 68M में है कि सर्टेन ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड, तो जब भी यहाँ पे कोई ऑर्डर, यहाँ पे कोई भी आफ्टर द मेकिंग ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर होने के बाद, इसमें अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन, सॉरी हाँ, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 68F लिखा हुआ है, अगर उन्होंने यहाँ पे उसके बाद कोई यहाँ पे ऑर्डर होने के बाद, यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे ऑर्डर होने के बाद, जो ऑर्डर किस में हुआ है, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 68F में, वो इशू करेंगे नोटिस अंडर, और मतलब जो उसका नोटिस इशू किया गया है अंडर सेक्शन 68H में और सेक्शन 68L में, और जो भी प्रॉपर्टी रेफर की गई है उस ऑर्डर में, और जो नोटिस दे दिया है उसके बाद, जो भी ऑर्डर के बाद जो भी नोटिस इज ट्रांसफर्ड बाय एनी मोड, किसी मोड से यहाँ पे ट्रांसफर किया है, व्हाटसोएवर सच ट्रांसफर शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर बी इग्नोर्ड if the property is subsequently forfeited to the central government under section 68I, then the transfer of such property shall be declared to shall be deemed to be null and void। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये ऑर्डर होने के बाद अगर किसी ने किसी भी तरीके का यहाँ पे ट्रांसफर किया किसी भी मोड से, तो अगर जो प्रॉपर्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर होना थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ट्रांसफर हो गया, अगर उसके पहले अगर किसी ने कुछ भी ट्रांसफर किया है उससे कट ऑर्डर होने के बाद, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद है सेक्शन 68A, एक मिनट, सेक्शन 68A नहीं, सॉरी, सेक्शन 68N, तो है 68N है ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल। अब एक एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया था, तो एपिलेट ट्रिब्यूनल में है, तो उसको यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग, सॉरी, एक एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको कंस्टिट्यूट किया जाता है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज म्यूनिपुलेटर्स। तो जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो कंस्टिट्यूट जो भी किया गया है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 में, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 का जो एक्ट है, उसको हम यहाँ पे एपिलेट ट्रिब्यूनल मानेंगे। हियरिंग वगैरह वो सुनेगा, अपील जो भी आएंगी उसके पास ऑर्डर की किसी भी, सेक्शन 68F में, सेक्शन 68I में, ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 68K टू 68L तक, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो उसके बाद है सेक्शन 68O,
अपील्स, सेक्शन 68 ओ अपील्स के बारे में बात करता है। तो कोई भी अगर ऑफिसर है जिसको रेफर किया गया है सब सेक्शन 1 में ऑफ सेक्शन 68 ई में, वो कोई पर्सन है जो कि एग्रीव हुआ है किसी ऑर्डर से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, तो वो यहाँ पे ऑर्डर जो भी 68 एफ में हुआ, 68 आई में हुआ, सब सेक्शन 1 ऑफ 68 के में हुआ और 68 एल में हुआ, तो वो 45 डेज जिस दिन भी उसको ऑर्डर वहाँ पे सर्व किया गया, वो अपील कर सकता है एपीलेट ट्रिब्यूनल में, और एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एंटरटेन करेगा अपील 45 डेज में, तो कर ही सकता, तो 45 डेज में तो सुनिएगा ही, और उसके बाद 60 डेज तक सुन सकता है। मतलब 60 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता अपील का। नॉर्मल टाइम तो सिर्फ 45 डेज है, और 45 डेज के अंडर अगर आप नहीं कर पाते तो 60 डेज के अंडर, तो मतलब उसमें 15 दिन और आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, उतने दिन में करना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 60 डेज के अंदर होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ अफोरसेड इट इज सेटिस्फाइड हो, जो अब अपील अगर वो सेटिस्फाई हुआ कि जो अपीलेंट था वो प्रिवेंट था सफिशिएंट कॉज के कारण कि वो फाइल नहीं कर पाए टाइम पे अपील, तो 60 डेज के अंदर वो सुन सकते हैं। मतलब नॉर्मली 45 डेज के अंदर करना है अपील, और 45 डेज के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, और अगर 60 डेज में कर रहे हैं, और अगर ट्रिब्यूनल ही सेटिस्फाई हो गया कि सफिशिएंट कॉज के कारण ये प्रिवेंटेड था, तो यहाँ पे टाइम पीरियड चल जाएगा ये वाला। फिर लिखा है ऑन रिसीप्ट ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 1, जब भी उनके पास सबसेक्शन 1 में यहाँ पे अपील आई है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा अपेलेंट को, उसको सुनेगा अगर वो चाहता है, और आफ्टर मेकिंग फर्दर इंक्वायरी, और फर्दर इंक्वायरी करेगा जो कि उनको ठीक लगती है, उसके बाद वो कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है जो भी ऑर्डर जिसके अगेंस्ट वो अपील प्रेफर की गई है। फिर जो भी पावर्स फंक्शन होंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के, उसको एक्सरसाइज किया जाएगा और डिस्चार्ज किया जाएगा बेंच, जो कि 3 मेंबर्स की होगी, कंस्टिट्यूट किया जाएगा चेयरमैन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ। मतलब यहाँ पे एक जो पावर्स और फंक्शन होंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के, वो कौन एक्सरसाइज करेगा, तो डिस्चार्ज करी जाएगी बेंच के द्वारा, जिसमें 3 मेंबर होंगे, और उसमें चेयरमैन भी होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल का। फिर लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 3, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, तो जो भी चेयरमैन है जिसने भी कंसीडर किया है नेसेसरी एक्सपीडिएंट डिस्पोजल के लिए अपील्स को अंडर दिस सेक्शन में, तो वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एक बेंच ऑफ 2 मेंबर्स, एंड अ बेंच ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड में एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सबसेक्शन 3 में कुछ भी लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर चेयरमैन को ठीक लगता है तो चेयरमैन एक्सपीडियंटली डिस्पोजल के लिए, मतलब जल्द से जल्द निपटारा हो किसी भी मामले का, इसके लिए वो एक कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एक बेंच, जिसमें 2 मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर्स की एक बेंच बनाएगा, जो कि डिस्चार्ज करेगा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल के। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ द मेंबर्स ऑफ सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट अ मेंबर ऑफ बेंच सो कॉन्स्टिट्यूटेड डिफर इन एनी पॉइंट और पॉइंट्स। अब जो भी मेंबर हैं किसी बेंच के, जिन्होंने डिफर किया है यानी किसी पॉइंट और किसी भी पॉइंट्स पे, तो इट शैल बी द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन व्हिच द डिफर में रिफर द सेम टू द थर्ड मेंबर। मतलब यहाँ पे अगर किसी बेंच का कोई ओपिनियन आता है, दोनों जो है वो किसी पॉइंट या पॉइंट्स पे रिलेटेड में इक्वली डिवाइड हो गए, तो जो यहाँ पे क्या होगा कि उसको में जो है उसको रेफर कर दिया जाएगा किसी थर्ड मेंबर के, जिसको स्पेसिफाई किया होगा चेयरमैन ने, जो कि हेयर करेगा उन पॉइंट्स या पॉइंट्स पे, और जो हेयर करने के बाद पॉइंट्स और पॉइंट्स में जो भी डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ दैट मेंबर, वो यहाँ पे मान लिया जाएगा। मतलब जो थर्ड पर्सन है जिसको यहाँ पे चेयरमैन वगैरह स्पेसिफाई करेंगे, वो दोबारा सुनेगा और जो वो डिसाइड कर लेगा अकॉर्डिंगली, जो भी ओपिनियन उनको ठीक लगता है। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फादर दैट में कि कोई भी ऑफिसर है, चेयरमैन है, अगर उसकी वैकेंट है, क्योंकि मतलब कोई भी उसकी सीट वगैरह वैकेंट है क्योंकि उसकी डेथ हो गई, उसने रेजिग्नेशन दे दिया और अदरवाइज है, तो जो चेयरमैन है अनेबल जो हो गया है वो डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब जो भी, क्योंकि वो एब्सेंस हो गया या इलनेस आ गई, उसका कोई अदर कॉज हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर करके नॉमिनेट कर देगी किसी अदर मेंबर को कि वो एज ए चेयरमैन एक्ट करे, जब तक कि नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता, और ये अज्यूम किया जाएगा कि जो चेयरमैन है उसने अपनी ड्यूटी वापस से रिज्यूम कर ली है उस टाइम पीरियड के लिए। और फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास क्या होगा, एपीलेट ट्रिब्यूनल अपना ओन प्रोसीजर भी रेगुलेट कर सकता है। उसके बाद है ऑन एप्लीकेशन टू द एपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कोई भी एप्लीकेशन की है और पेमेंट कर दी प्रिस्क्राइब फी, तो जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है वो अलाउ कर सकता है किसी पार्टी ऑफ अपील को, एनी पर्सन जो भी ऑथराइज किया गया इस बिहाफ में बाय सच पार्टी,
कि वो इंस्पेक्ट करे किसी भी टाइम ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स में वो यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी रिलेवेंट रिकॉर्ड्स और रजिस्टर हैं ट्रिब्यूनल के, और ऑब्टेन कर सकते हैं सर्टिफाइड कॉपीज उनके किसी भी पार्ट। अब ये दो सेक्शंस भी हम इसी वाले वीडियो में कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके बाद 68P क्या बोलता है, तो बोलता है नोटिस और ऑर्डर नॉट टू बी इनवैलिड फॉर एरर इन डिस्क्रिप्शन। तो कोई भी नोटिस इशू किया गया है, सर्व किया गया है, कोई भी डिक्लेरेशन जो की गई है, कोई भी ऑर्डर यहाँ पे किया गया है इस चैप्टर में, उसको हम इनवैलिड नहीं मानेंगे किसी भी रीजन के कारण, मतलब किसी भी तरीके की यहाँ पे अगर एरर है डिस्क्रिप्शन वगैरह देने में प्रॉपर्टी का, और जो पर्सन यहाँ पे उन्होंने बताए हैं, person mentioned therein, if the property or person is identified from the description so mentioned। तो कोई भी यहाँ पे नोटिस और डिक्लेरेशन वगैरह की गई है उसको हम यहाँ पे इनवैलिड नहीं मानेंगे कि डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर्टी या पर्सन को ठीक से नहीं बताया गया, लेकिन अगर उस चीज से वो पर्सन को या प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो बिल्कुल सही माना जाएगा, मतलब ये बात करना चाहता है वो, बताना चाहता है बस। फिर सेक्शन 68 क्यू है कि बार ऑफ जुरिडिक्शन। तो कोई भी जो ऑर्डर यहाँ पे पास किया गया है, कोई भी डिक्लेरेशन यहाँ पे की गई है अंडर सेक्शन 6, अंडर दिस चैप्टर में, यहाँ पे मतलब कोई इस वाले में कोई भी ऑर्डर जो यहाँ पे पास किया गया, कोई भी डिक्लेरेशन की गई इस चैप्टर में, शैल बी अपीलेबल, तो अपीलेबल होगी एक्सेप्ट प्रोवाइडेड देयर इन नो सिविल कोड शैल हैव जुरिडिक्शन। और कोई भी मतलब सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी ऑर्डर जो भी पास किए गए, कोई भी डिक्लेरेशन यहाँ पे की गई है, वो अपीलेबल होगी, लेकिन अपील तो होगी, लेकिन एक्सेप्ट इन प्रोवाइडेड वेयर नो सिविल कोर्ट है शैल हैव जुरिडिक्शन। और उसके अलावा कोई भी सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं होगी किसी मैटर से रिलेटेड जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसमें एम्पावर है बाय और अंडर दिस चैप्टर, मतलब बाय अंडर दिस चैप्टर में टू डिटरमाइन, कि वो डिटरमाइन वगैरह करें, मतलब जैसे पावर ट्रिब्यूनल को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है, तो सिविल कोर्ट वगैरह यहाँ पे नहीं हो सकती, अपील वगैरह होती है, पर सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होगा, बाहर कर देगा सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन को। एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट और अदर अथॉरिटी। और किसी भी तरीके कोई भी इंजंक्शन भी नहीं यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा, ना ही कोर्ट के द्वारा, ना ही कोई अदर अथॉरिटी के द्वारा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और टू बी टेकन, या तो अगर कोई एक्शन लिया गया, कोई एक्शन लेने वाले हैं, इन परसुएंस ऑफ एनी पावर कन्फर्ड बाय और अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के हिसाब से अगर कोई भी पावर कन्फर की गई है इस चैप्टर में, तो उसके खिलाफ कोई भी यहाँ पे इंजंक्शन वगैरह शूट नहीं किया जाएगा, ना ही कोर्ट के द्वारा, ना ही कोई अदर अथॉरिटी के द्वारा, कि कोई भी अगर चीज़ यहाँ पे की गई है या की जाने वाली है इस चैप्टर की पावर के अकॉर्डिंग, तो कुछ भी इसमें इंजंक्शन वगैरह या कुछ भी और चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। बस इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट जो है 68 आर, वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही।